नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जहाँ भी हों, ऐसी उम्मीद है खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और सबसे ज़्यादा स्वस्थ होंगे। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपसे एक ऐसी कैंपेन के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसको आज तक की सबसे ज़्यादा असफल यानी एक फेल्ड एम्बिशियस कैंपेन माना जाता है। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूंगा गांधी जी की एक ऐसी एम्बिशियस कैंपेन के बारे में जो अगर गलती से सक्सेसफुल हो गई होती तो शायद भारत को आज़ादी 1940 से पहले ही मिल गई होती और भारत के टुकड़े भी नहीं होते। आज हम जानेंगे ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये आज भारत के इतिहास के पन्नों में वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड द बिगेस्ट फेल्ड कैंपेन के नाम से रजिस्टर्ड हो चुकी है। लेकिन ये जानने से पहले हम उन दो मूवमेंट्स की बात करेंगे जिनसे ये सब शुरू हुआ था। पहली खिलाफत मूवमेंट और दूसरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दोस्तों, खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत अली ब्रदर्स यानी शौकत अली और मोहम्मद अली ने की थी। अमूमन भारत में जब भी खिलाफत मूवमेंट की बात करो तो आम आदमी को ऐसा लगता है कि ये शायद ब्रिटिश से खिलाफत की एक कैंपेन थी, क्योंकि खिलाफत शब्द का मतलब किसी के खिलाफ हो जाना, किसी के अगेंस्ट हो जाना, एक बोलचाल की हिंदुस्तानी भाषा में है। लेकिन यहाँ जो खिलाफत है एक्चुअली एक खलीफत मूवमेंट है। टर्की में मुस्लिम लोगों के खलीफा थे। खलीफा को सुप्रीम लीडर माना जाता है और ये जो खिलाफत मूवमेंट है उस खलीफा को बचाने के लिए शुरू किया गया था। एक्चुअली कैलिफेट मूवमेंट है पर इसको बोलचाल की भाषा में खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है, जिसकी शुरुआत ये दो भाइयों ने की थी, शौकत अली और मोहम्मद अली। भारत के मुसलमानों के लिए सुल्तान ऑफ तुर्की यानी खलीफा, कैलिफ, उनके रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडरशिप के एक टॉप सिंबल है। ऑटोमन एम्पायर की हार वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश द्वारा और उसके टुकड़े होने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि उनके खलीफा ही परास्त हो गए थे। इसलिए जो इस्लामिक सुप्रीमेसी की जो कैंपेन है, एक उम्मा की कैंपेन जिसमें पूरे विश्व को जोड़ने की और सब लोगों को कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाने की जो एक कैंपेन है, खलीफा उसके लीडर थे लेकिन वो हार गए। इसलिए भारत की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थी और गुस्सा थी। और ऐसे मौके किसी भी पॉलिटिशियन के लिए सुनहरे मौके बनकर आते हैं। जब टर्की के खिलाफ युद्ध हुआ और उसकी टेरिटरीज अलाइड पावर्स द्वारा डिवाइड की गई तो खलीफा की पोजीशन इतनी ज़्यादा खतरे में आ गई कि इससे मुस्लिम लोग चिंतित होने लगे। इस बात से भारतीय मुसलमानों के बीच गुस्से की आग फैल गई। अली ब्रदर्स और अन्य मुस्लिम लीडर्स जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी ने नवंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की स्थापना की, जो ब्रिटिश सरकार से खलीफा के स्टेटस को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें प्रेशराइज करने लगी। इस आंदोलन की मुख्य डिमांड्स थी, नंबर 1, मुसलमानों के सेक्रेड प्लेसेस का कंट्रोल, मतलब उनके जितने मस्जिद थे, जितनी दरगाहें थीं, उन सब का टोटल कंट्रोल मुसलमानों को वापस दिया जाए। और टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स के बाद टर्की का सफिशिएंट टेरिटरीज पर कंट्रोल हो जिसके लीडर हो खलीफा। अब मैं आपसे बात करता हूँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। यह आंदोलन महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1919 में शुरू किया था। इस आंदोलन के पीछे मुख्य कारण था राउलेट एक्ट और जालियांवाला बाग मैसेकर, जहां ब्रिटिश सेना ने निर्दोष भारतीयों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। और मेरा अंदाजा है आप सब इसके बारे में जानते होंगे। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत 1 अगस्त 1919 को जब की, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बॉयकॉट करने की अपील की गई और ब्रिटिश सरकारी संस्थानों का विरोध और उनका भी बॉयकॉट करने की अपील की गई। गांधी जी का मानना था कि स्वराज प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन जब महात्मा गांधी ने ये देखा कि भारत के जो मुसलमान थे स्वराज को सपोर्ट करने की बजाय खिलाफत मूवमेंट के बीच में घुसे हुए थे और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे जिसका स्वराज से कोई लेना देना नहीं था, तो जब गांधी जी ने देखा कि खिलाफत मूवमेंट भारत के मुसलमानों के बीच यूनिटी ला सकता है,
वो एक सूत्र जिसको इमोशनली अपील करके उनको जोड़ा जा सकता है और उनको स्वराज से भी जोड़ा जा सकता है, तो उन्होंने इसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ने का एक अद्भुत निर्णय लिया। गांधी जी का मानना था कि अगर हिंदू और मुस्लिम यूनाइट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो भारत को ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से छुटकारा दिलाया जा सकता है। सो फार सो गुड, थ्योरेटिकली ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ऐसा हुआ? हालांकि आंदोलन भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के सीधे तौर से जुड़ा नहीं था, फिर भी गांधी जी ने इसे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ एकजुट होने का मौका माना। ये समर्थन, गांधी जी का समर्थन खिलाफत को सभी नेताओं को पसंद नहीं आया, क्योंकि जो मुस्लिम थे उन लोगों ने यह माना कि गांधी जी मुस्लिम स्वराज की बात कर रहे हैं, जबकि जो हिंदू लोग थे वो इस नॉन कोऑपरेशन में जुड़े थे भारत की आज़ादी के लिए, जबकि मुस्लिम लोग जुड़ गए मुस्लिम स्वराज के लिए, और ये बात गांधी जी को नज़र नहीं आई। इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि खिलाफत मूवमेंट एक धार्मिक मुद्दा है जिसका भारत की स्वतंत्रता से कोई भी सीधा संबंध नहीं है, लेकिन गांधी जी ने मुस्लिम सपोर्ट प्राप्त करने के लिए इस आंदोलन को इंपॉर्टेंस दिया है जिसके नतीजे सही नहीं होंगे। और तो और आप कल्पना नहीं करेंगे कि जिन्ना भी इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ और सबसे बड़ा क्रिटिक बना। 26 दिसंबर 1920 को जिन्ना ने नागपुर के कांग्रेस सेशन में गांधी जी को अपोज करते हुए कहा कि गांधीज वे इज द रॉन्ग वे, माइन इज द राइट वे, द कॉन्स्टिट्यूशनल वे इज द राइट वे एंड दैट इज माई वे। ऐसा जिन्ना ने क्यों कहा? जिन्ना ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जिन्ना खुद को सेकुलर मानता था, और उसने ये भी कहा कि गांधी जी ने जो खिलाफत को मूवमेंट दिया है, मूवमेंट को जो सपोर्ट दिया है, खिलाफत का भारत से कोई लेना देना नहीं है, ये तुर्की का मामला है और भारत के मुसलमानों का इसमें क्या। तो उसने कहा कि गांधी जी ने जो ये कम्युनलिज्म मुस्लिमों को अपीस करने के लिए जो भारत की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जोड़ी है, इसका एक ही नतीजा होगा, ब्लड शेड, ब्लड शेड, ब्लड शेड। उसका मानना था कि इससे राजनीति में कम्युनल हेट्रेड फैलेगी और एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वायलेंस फैलेगी। जिन्ना सही निकला, गांधी गलत निकले। जिन्ना के अलावा दोस्तों, और आपको ये भी बता दूं, इसके बाद जिन्ना ने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया और वो एक लंबे बरसे के लिए, एक लंबे वक्त के लिए इंग्लैंड चला गया, लंदन। खिलाफत मूवमेंट के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एग्जैक्टली वही बोला, लगभग वही बोला जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला। नेहरू ने कहा कि इस आंदोलन के धार्मिक पहलू पर बहुत ज़बरदस्त कंसर्न एक्सप्रेस करने की आवश्यकता है। नेहरू का कहना था कि खिलाफत मूवमेंट ने इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रगल को एक रिलीजियस डायमेंशन दे दिया है जो अब तक सेकुलर था। नेहरू ने कहा कि खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तो महत्वपूर्ण था, लेकिन इसने रिलीजियस कंजर्वेटिज्म को बढ़ावा दिया, मतलब एक तरह की धार्मिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया जो कांग्रेस पार्टी के भारत को मॉडर्न बनाने के गोल्स के खिलाफ था। दोस्तों, जैसे ही आंदोलन बढ़ने लगा, मुसलमानों के बीच रिलीजियस लीडर्स का इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा। इससे कई वेस्टर्नाइज मुस्लिम्स ने फिर से ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक प्रैक्टिसेस को अपनाया, जिनमें से मोहम्मद अली जिन्ना सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर था, जो लंदन गया तो था 3 पीस सूट पहन के अंग्रेज़ों की तरह, लेकिन लौट के आया टोपी और अचकन पहन के। और इस चेंज के कारण हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच की दूरी, नफरत और हिंसा और भी ज़्यादा बढ़ गई। अगर खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने सपोर्ट नहीं दिया होता तो क्या 1946 16 अगस्त कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ होता? क्या उसमें इतने हिंदुओं की जान गई होती? क्या नोआखाली होता? क्या पार्टीशन होता? इन सब सवालों पे इंटेलेक्चुअल्स और हिस्टोरियंस को एक ज़बरदस्त ओपन, फ्रैंक, ऑनेस्ट, आई ओपनिंग चर्चा करने की आवश्यकता है, पर क्या किसी में इतनी रीढ़ की हड्डी बाकी है? दोस्तों, मलाबार रीजन जो कि केरला में आता है, वहाँ 1921 में गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को ऑफिशियली एक, जहाँ लगभग 1 लाख लोग इकट्ठे थे, मोस्टली जिसमें कि खिलाफत मूवमेंट के मुस्लिम लोग इन्वॉल्व थे, वहाँ पे खिलाफत पे एक ऑफिशियल सील लगा दी अपनी स्पीच में, और उन्होंने कहा इस मूवमेंट को सपोर्ट करना हिंदुओं की भी नैतिक जिम्मेदारी है।
सो इस आंदोलन को एक नया मोड़, एक नया पहलू मिला। यह आंदोलन पहले खिलाफत मूवमेंट से इन्फ्लुएंस था, लेकिन जल्दी ये हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में बदल गया। मोपलाज ने ब्रिटिशर्स के साथ साथ हिंदुओं को भी अपना निशाना बनाना शुरू किया, क्योंकि उन लोगों ने इसको मुस्लिम स्वराज मान लिया। और ये वायलेंस, बारबरिक मैसेकर्स, फोर्स कन्वर्शंस, रेप्स, औरतों के रेप्स, हिंदुओं की प्रॉपर्टीज़ के डिस्ट्रक्शन की कोई सीमा नहीं रह गई। एनी बेसेंट, जो कि उसके बाद मोपला गई, उन्होंने अपने मेमोयर्स में लिखा है किस तरह उन्होंने देखा कि एक औरत जो कि मर चुकी थी, लेकिन उसका छोटा बच्चा जिंदा था और वो उस वक्त उसका दूध पी रहा था। एनी बेसेंट, जो लोग नहीं जानते हो बता दूं, एक ब्रिटिश सोशलिस्ट, थियोसॉफिस्ट, फ्रीमेसन, विमेंस राइट एक्टिविस्ट, होम रूल एक्टिविस्ट, एजुकेशनिस्ट और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी। उन्होंने गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि गांधी को मोपला रिबेलियन पर जो रिस्पांस देना चाहिए था, उन्होंने वो नहीं दिया। बेसेंट का मानना था कि गांधी जी ने इस घटना को गंभीरता को निगलेक्ट किया, जिससे ये मुद्दा और कॉम्प्लिकेट हो गया। कई सारे नेताओं का मानना था कि गांधी जी मुस्लिमों को अपीस करने के चक्कर में कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गांधी जी ने जो ये अपीजमेंट की प्रोसेस शुरू की थी, उसी को फिर धीरे धीरे कांग्रेस ने आज़ादी के बाद अपनाया, जिसके कारण भारत में कम्युनल वायलेंस आज तक नहीं रुकी, स्पेशली हिंदू मुस्लिम वायलेंस। दोस्तों, खिलाफत मूवमेंट के बारे में आज भी कई तरह की चर्चाएं होती हैं। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि गांधी जी का ये समर्थन भारत के सेकुलर चरित्र को नुकसान पहुंचाने वाला था। डॉक्टर MGS नारायणन के अनुसार गांधी जी ने बिना ये समझे कि खिलाफत मूवमेंट में रिलीजियस कंजर्वेटिज्म की झलक थी, इस आंदोलन का समर्थन किया, जिसके कारण ये भारतीय राजनीति में कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने का मुख्य कारण बना। दोस्तों, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ गांधी जी की हिंदू मुस्लिम यूनिटी की सोच एक बड़े पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से जुड़ने के बावजूद खिलाफत मूवमेंट ने ये सिद्ध कर दिया कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स करने से सिर्फ कम्युनल डिवीजन और कम्युनल वायलेंस ही हो सकती है। गांधी जी का ये अनुभव आज भी हमें ये सिखाता है कि जब जब धर्म और राजनीति को जोड़ा जाएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया विल बी किल्ड। तो दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आपको मेरे ये पॉडकास्ट, जो मैं बंगाल में हिंदू मुस्लिम कम्युनल वायलेंस के बारे में कर रहा हूँ, आज़ादी के वो पहलू आपको बता रहा हूँ फ्रीडम स्ट्रगल के, जो शायद आप जानते हो लेकिन ना भी जानते हो, तो इससे प्रेरित होकर मैं चाहता हूँ आप खुद रिसर्च करें, अपनी धारणा स्वयं बनाएं। मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। आपसे अगली बार फिर मिलूँगा एक इसी तरह के किसी इंपॉर्टेंट पहलू को लेकर। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग।